खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के सरिये मुताला वाले हिस्से का। इस सरिये मुताला के जो तीसरा हिस्सा है हमारी किताब का, दरसी किताब का, इसके सबक नंबर 1 का हम मुताला करने वाले हैं, जिसका उन्वान है उर्दू ज़बान की पैदाइश और उर्दू ज़बान की पैदाइश से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात। मुख्तलिफ नज़रियात, मुहक्किकीन के क्या नज़रियात हैं कि उर्दू किस तरह से पैदा हुई, किस तरह से बनी, किस तरह से आम बोलचाल की ज़ुबान बनी, कैसे ये फली फूली, उन सब चीज़ों का हम इस सबक के अंदर मुताला करने वाले हैं। सबक को बच्चों मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम इस सबक का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका, और दूसरे हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुताल्लिक सवाल और जवाब की मशक करेंगे दूसरे हिस्से के अंदर। तो शुरू करते हैं हम पहला हिस्सा, उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका। इब्तिदा का माने होता है बच्चों पैदाइश, शुरुआत, कहाँ से वो शुरू हो रही है, और इर्तिका अलग अलग मुख्तलिफ अदवार के अंदर बदलते हुए ज़बान में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, किस तरह से वो जुम्बिश खाती हुई पल रही है, बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, वो सारी चीज़ें इर्तिका के अंदर आती हैं। दौर का ज़बान के ऊपर क्या असर होता है। तो बच्चों उर्दू ज़बान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उर्दू जो लफ्ज़ है ये तुर्की ज़ुबान से आया है, जिसके माने होते हैं फौज या लश्कर के। लश्कर या फौज को तुर्की ज़बान के अंदर उर्दू कहा जाता है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ पैदा हुई। जब मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर आए, अलग अलग मुहक्किकीन का अलग अलग नज़रिया है। किसी ने कहा कि जब मुसलमान सिंध के अंदर आ गए मोहम्मद बिन कासिम के साथ, वहाँ उन्होंने रहे मुस्तकिल, उन्होंने सुकूनत पाई, लगभग 300 साल तक वहाँ रहे। उसके बाद जब वो दिल्ली आए तो उस ज़बानों का असर, सिंध की ज़बानों का असर लेकर आए। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये पंजाबी का असर लिए हुए है उर्दू। पंजाब के अंदर मुसलमानों की शुरुआत हुई थी, आमद हुई थी, वहाँ मुसलमान रहे, उसके बाद वो दिल्ली की तरफ आए, तब दिल्ली के अंदर अपना असर लेकर आई। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली और उसके आसपास की ज़ुबानों से मिलकर हुई है। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास की ज़ुबानों से तो हुई है, लेकिन खड़ी बोली से हुई है, जो मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाती थी उस ज़माने के अंदर। कुछ मुहक्किकीन खड़ी बोली से ना बोलकर वो कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से हुई है। तो मुख्तलिफ मुहक्किकीन का मुख्तलिफ नज़रिया है, और अपने नज़रिए को साबित करने के लिए उन्होंने पूरी तरह सबूत दिए हैं, पूरी दलाइल के साथ अपनी बातें मुहक्किकीन ने कही हैं। तो किसी की बात को भी हम गलत नहीं ठहरा सकते। हर मुहक्किकीन की बात, हर मुहक्किकीन का नज़रिया हमें उसके नज़रिए से ठीक लगता है। लेकिन सब के अंदर एक ख़ास बात यह है कि उर्दू मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद के बाद अमल में आई, पली बड़ी। मुस्लिम जो फ़ौजें आई थी उनमें अरबी बोलने वाले भी शख्स थे, उसमें तुर्की बोलने वाले शख्स भी थे, उसमें फ़ारसी बोलने वाले भी शख्स थे। वो फ़ौजी हिंदुस्तान के अंदर आए, अलग अलग जगहों पर रहे। उनकी बोलियां और मुकामी बोलियां, जो मुकामी फ़ौजी बोलते थे, मुकामी लोग जो थे वो बोलते थे, उनकी आपस में खिलवत हुई और आपस में मिलजुल कर एक नई ज़ुबान बनी। अरबियों की, फ़ारसियों की, तुर्की की ज़ुबान और हिंदुस्तानी बोलियों की खलत मलत से एक नई ज़ुबान पैदा हुई। उसे ही ज़बान को हम उर्दू कहते हैं, उर्दू मुहल्ला कहते हैं, हिंदी भी कहते हैं, और अलग अलग नामों से और भी उर्दू को पुकारा जाता है। तो इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर ही उर्दू की पैदाइश हुई, हिंदुस्तान में ही ये परवान चढ़ी, पली बढ़ी, और यहीं से ही ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। आज ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में भी तकरीबन 5% लोग उर्दू बोलते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद होती है ये उर्दू बोलने वाले की। और इसके अलावा हिंदुस्तान की कई रियासतों की ये दूसरी ज़ुबान की हैसियत रखती है, और ज़्यादातर जो हमारी रियासतें हैं, जो सूबे हैं हिंदुस्तान के, उनके अंदर ये तीसरी ज़ुबान के रूप में भी पढ़ाई जा रही है, बच्चों को समझाई जा रही है। तो इसी उर्दू ज़ुबान की पैदाइश से मुतालिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं मुहक्किकीन के, हम उनका मुताला करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक। देखिए, हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीबों और बोलियों का घर है। मुश्तरका, अलग अलग मिला के बनाई गई, शरीक की गई अलग अलग तरह की बोलियों को एक साथ
तहजीबों को एक साथ जमा करने वाला हमारा मुल्क है। यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, उनकी तरह तरह की बोलियां हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग लोगों को शरीक किए हुए हैं। इस वसी और अरीज मुल्क में मुख्तलिफ रस्म और रिवाज के मानने वाले एक साथ रहते हैं। वसी और अरीज बहुत चौड़ा, लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा सारा हमारा मुल्क है। तरह तरह के मुख्तलिफ जुबानों को बोलने वाले, मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की तहजीब व तमद्दन, रस्म और रिवाज, तौर तरीक़े इलाक़ाई सतह पर बदलते रहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है बच्चों कि कदम कदम के ऊपर यहाँ पर बोलियाँ पाई जाती हैं, कोस कोस के ऊपर जुबानें बदल जाती हैं। आप किसी एक इलाके के अंदर हैं, वहाँ आपको अलग बोली मिलेगी, अलग जुबान मिलेगी, और वहाँ से आप कुछ कोस की दूरी पर ही जाओगे तो वहाँ पर जुबान बदल जाएगी, वहाँ के लोग कुछ और बोलते हैं। तो गरज ये है कि हिंदुस्तान बहुत वसी मुल्क है, बहुत वसी और अरीज मुल्क है। हर मजहब के और हर तरह की बोलियां बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। हर तरह की जुबानें जानने वाले लोग आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। आप भी कई जुबानों के मालिक हो, कई जुबानें बोलते हो, कई जुबानें बोलने वाले आपके आसपास रहते हैं जिन्हें आप जानते भी होंगे। तो अलग अलग बोलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इन्हीं इलाकाई और बाहर से आई हुई जुबानों के बेलजोल से एक मखलूत जुबान ने जन्म लिया, जिसे हम उर्दू के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जो मुख्तलिफ बोलियां मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाई जाती हैं, इन जबानों से और बाहर से आए हुए लोगों की जुबानों से मखलूत होकर एक नई जुबान बनी। मैंने कहा था ना, बाहर से कौन आया? जो हिंदुस्तान के अंदर अरबी यानी मुस्लिम आए थे, फारस से लोग आए थे, ईरान से लोग आए थे, तुर्की से यहाँ पर बादशाह सल्तनत चलाने के लिए अपने आए थे, हाकिम आए थे। तो वो अपनी फौज लेकर आए थे, वो यहाँ पर रही, यहाँ पर काफी वक्त गुजारा। तो यहाँ के आम लोगों के साथ उनका रहन सहन, उठना बैठना हो गया। आम लोगों के साथ उन्होंने बोलचाल के लिए उनकी जुबान को और अपनी जुबान को मिलाकर एक नई जुबान पैदा कर दी, और उसी जुबान को, जो मिली जुली जुबान थी, उसे ही उर्दू कहा गया। उर्दू के माने होते हैं लश्कर के, जो मैंने आपको बताया, फौज के। जिस तरह से एक हाकिम की फौज के अंदर अलग अलग सूबों से अलग अलग जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, ऐसे ही उर्दू जुबान में भी अलग अलग बोलियों के अल्फाज आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह की जुबानों की इसमें मेलजोल आपको नजर आएगी। इसमें आपको हिंदी के लफ्ज भी नजर आ जाते हैं, इसमें आपको इंग्लिश भी नजर आती है, इसमें आपको अरबी और फारसी के लफ्ज भी नजर आ जाते हैं, और इसमें आपको संस्कृत के लफ्ज भी नजर आते हैं। ये एक जिंदा जुबान की मिसाल है बच्चों। जिंदा जुबान वो है जो दूसरी जुबानों से असर लेके अपने अंदर बदलाव कर ले। अगर वो अपने अंदर सिमट के रह गई तो वो खुद भी सिमट के रह जाएगी। जिंदा जुबान कौन होती है? जो सबका असर ले, अपना दामन वसी रखे, फैला के रखे, कि जो भी उसको आए अपने दामन के अंदर, अपने आगोश में उसको समेटने की कोशिश करे, वही जिंदा जुबान होती है। और उर्दू एक जिंदा जुबान है। उर्दू के अंदर हर जुबान का, हर मुकामी जुबान का आपको असर नजर आएगा। मुकामी जुबान का तो असर आएगा, साथ ही मुकाम के मुताबिक उर्दू भी बदल जाएगी। अगर आप दिल्ली जाओगे तो वहां की उर्दू का रंग और ढंग आपको अलग नजर आएगा। अगर आप यूपी के मेरठ जाओगे, मुजफ्फरनगर जाओगे, तो वहां की उर्दू आपको अलग नजर आएगी। आप लखनऊ जाओगे तो लखनऊ की उर्दू में आपको अलग रंग मिलेगा। आप जयपुर आओगे तो जयपुर की उर्दू के अंदर आपको अलग तरह का रंग और ढंग मिलेगा। यहाँ की मुकामी बोलियों की खलवत उर्दू में, जयपुर की उर्दू में आपको नजर आएगी। आप गुजरात की साइड जाओगे तो गुजरात की जो मुकामी ज़बानें हैं, जो गुजराती ज़बानें हैं, उसका असर आपको उर्दू में मिलेगा। आप हैदराबाद, दक्कन की तरफ जाओगे तो वहाँ की उर्दू के अंदर आपको वो जो दक्कनी भाषाएं हैं, दक्कनी ज़ुबानें हैं, उनका असर आपको उस उर्दू में मिलेगा। यानी कि उर्दू हद में सिमटी नहीं, उर्दू मिल जाती है, जहां जाती है वहां मिल जाती है। उर्दू के लिए एक शेर भी है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। जहां जाती है वहां उर्दू के चर्चे शुरू हो जाते हैं, वहां की जुबानों से उर्दू मिल जाती है। तो मिली जुली जुबान पैदा हुई, अलग अलग जुबानों के मेल से एक जुबान पैदा हुई जिसे उर्दू कहा गया। और उर्दू के बारे में बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसके माने लश्कर हैं। उर्दू जमीन हिंदुस्तान में पैदा हुई और यही परवान चढ़ी। उर्दू की पैदाइश कहां हुई? हिंदुस्तान में, यही पैदा हुई,
यहीं पली बड़ी, यहीं परवान चढ़ी। आज दूसरे मुल्कों ने उसको अपनी कौमी जुबान बना लिया है, लेकिन उसकी जाए पैदाइश हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान में ही पैदा हुई। ये जुबान सिंध, पंजाब, दिल्ली, दक्कन और उसके आसपास की जुबानों का असर कबूल करती हुई सारे हिंदुस्तान में फैली। मुख्तलिफ अदवार में इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाने लगा। अलग अलग दौर के अंदर जो मुकामी हालात थे उसके हिसाब से इसके नाम भी बदलते रहे, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नामों से पुकारा। हिंदुस्तान की निस्बत से, क्योंकि हिंद में पैदा हुई थी, इसको हिंदी भी कहा गया, हिंदी भी इसको कहा गया। और बच्चों, हिंदी भी इसके साथ ही परवान चढ़ी, उर्दू के साथ ही। दोनों का लिखने का तरीका, जो लिखने का रस्मुल खत है वो बदल गया, लेकिन दोनों के अल्फाज बिल्कुल मिलते जुलते हैं, दोनों की बोलने का तरीका, कवायद भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो हिंद की निस्बत से, हिंद में पैदा होने की वजह से इसको हिंदवी और हिंदी भी कहा गया। हजरत अमीर खुसरो ने इसे हिंदी और हिंदवी कहा था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से वाबस्ता थे, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, और इन्होंने खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में भी अपने कलाम लिखे हैं, उर्दू में भी अपने कलाम लिखे हैं और फारसी के अंदर भी आपने कलाम लिखे हैं। तो इन्होंने उर्दू को हिंदवी कहा और हिंदी कहा। उसके अलावा इसे उर्दू मोहल्ला दिल्ली में कहा जाता था इसको। जब जहांगीर ने लाल किला बनाया तो लाल किले के आसपास जो जुबानें बोली जाती थी, लाल किले की सरहद के अंदर, उसके अंदर रहने वाले और उसके आसपास रहने वाले लोग जो जुबान बोलते थे, उसे उर्दू मोहल्ला कहा जाता था। जुबान दहलवी, क्योंकि दिल्ली का बहुत ज्यादा असर रहा है, दिल्ली में सल्तनत की दारुल हुकूमत थी, वहां पर बहुत ज्यादा बोली जाती थी, तो इसे जुबान दहलवी भी कहा जाता है, रेख्ता भी इसको कहा जाता है, और हिंदुस्तानी नामों से भी इसको जाना जाता है। हिंदुस्तानी के नाम से भी बहुत चर्चे हुए उर्दू के। तो आपको याद रखना है, उर्दू के जो नाम थे, हिंदवी, हिंदी, रेख्ता, उर्दू मोहल्ला और हिंदुस्तानी, ये उर्दू के नाम उस जमाने के अंदर पुकारे जाते थे। उसके बाद फिर बाद में उर्दू ही मुस्तकिल रूप से इसका नाम रख लिया गया। अब उर्दू जुबान की इब्तिदा के मुतालिक मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में अपने नज़रियात पेश किए हैं। अलग अलग मुख्तलिफ मुहक्किकीन तहकीकात करने वाले, मुहक्किक की जगह मुहक्किकीन कौन होते हैं? जो तहकीकात करते हैं, जांच परख करते हैं, सच्चाई की सतह के ऊपर जाते हैं और सच खोजकर बाहर निकाल लेते हैं। तो जब उर्दू के बारे में पता किया गया कि भाई उर्दू कहाँ पैदा हुई, कैसे पली बढ़ी, कैसे इस तरह की एक खूबसूरत ज़ुबान, अपने शऊर वाली ज़ुबान पैदा हो गई, आ गई, तो फिर मुहक्किकीन ने तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद उन्होंने अपने अपने नज़रिए पेश किए। तो वो नज़रिए हम पढ़ेंगे अभी, किस किस ने क्या क्या नज़रिए दिए। मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद, मुख्तलिफ मुकामात पर उनके क़याम, वहाँ की ज़ुबानों के असरात, उर्दू ज़ुबान की तश्कील में उन सब का बड़ा अहम रोल है। तश्कील, शक्ल देना, मुकम्मल करना, पूरा करना। तो उर्दू ज़बान के जो मुतासिर करने वाले उनसुर हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको देखना है कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद, मुसलमान हिंदुस्तान में आए, उसी के बाद से उर्दू शुरू हुई। मुख्तलिफ मुकामात पर उनका क़याम, अलग अलग जगह के ऊपर उनका ठहराव, और इसके बाद मुकामी बोलियों से उनके ज़ुबान के असरात कबूल करना। इस तरह से उर्दू अपनी मुकम्मल होनी शुरू हुई। अब हम मुख्तलिफ जो मुहक्किकीन हैं उनका नज़रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया हम पढ़ते हैं। तो सुलेमान नदवी क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपनी किताब नक़ूस सुलेमानी में कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, इसलिए करीन कयास ये है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका हवेला उसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के अंदर सिंध के अंदर हमला करता है। महज 15, 16, 17 साल की उम्र होगी मोहम्मद बिन कासिम की। इतनी कम उम्र के अंदर अरब से सिंध के ऊपर हमला करता है, सिंध के ऊपर फतह हासिल करता है, और सिंध के ऊपर वो जो मुसलमान बनाया उसने या मुसलमान साथ में आए वो वहाँ पर क़यादत हासिल करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। वहाँ रहने के बाद तकरीबन 300 साल तक वो लोग सिंध के ऊपर रहते हैं। हालांकि उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन 730 ईस्वी के अंदर उनकी राजस्थान के राजाओं से, जो राजपूत राजा थे, उनसे लड़ाई हुई, और उन लड़ाई की बदौलत
जो राजस्थान के राजा थे, राजपूत राजा थे, उन्होंने सिंध की बॉर्डर के ऊपर ही उनको रोक दिया। जो सरस्वती नदी, घग्गर नदी कही जाती है, उस नदी के पास ही उनको मोहम्मद बिन कासिम की फौज को रोक दिया। वो उससे आगे नहीं बढ़ पाई, तो वो वहीं रुक गए और तकरीबन 300 साल तक वो सिंध के अंदर जमे रहे, सिंध में डटे रहे। अब सिंध के अंदर मुकामी बोलियां तैयार हो रही हैं, सिंध का असर ले रही हैं, तो सिंध में भी मान लो कि उर्दू तैयार होनी शुरू हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं इसी के अंदर कि चूंकि मुसलमान पहली बार मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में हिंदुस्तान में दाखिल हुए और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर हमला किया था, 712 में सिंध पर हमला किया था और 715 में इसको वापस बुला लिया गया था और वापस बुलाने के बाद इसको सजाए मौत भी दे दी गई थी। लेकिन उससे पहले इसने यहाँ पर पूरा कब्जा कर लिया था, पूरा का पूरा सिंध का हिस्सा इसने फतेह कर लिया था और सिंध को अरब का मगरिबी हिस्सा बना दिया था, मगरिबी रियासत के नाम से उसको शामिल कर लिया था अरब की। इसने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध को मुस्लिम हुकूमत का एक सूबा बना लिया और करीब यहाँ 300 साल हुकूमत की। मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं, इसकी फौज ने और उसके बाद जो कमांडर आए दोबारा दूसरे कमानदारों ने 300 साल तक यहाँ पर इस जगह के ऊपर सिंध पर हुकूमत की। तो यहाँ पर उर्दू की शुरुआत धीरे धीरे होने लग गई, उर्दू बनने लग गई। इसीलिए सैयद सुलेमान नदवी कह रहे हैं कि उर्दू की शुरुआत सिंध से हुई, सिंध में, क्योंकि सबसे पहले सिंध में मुसलमान आए थे अरब से। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में अरबी बोलने वाले लोग थे, उनकी जुबान सिंध की जुबान से मुतासिर हुई और दोनों जुबानों ने एक दूसरे का असर कबूल किया और जिसके नतीजे में मुकामी बोली और अरबी की आमेज़ें शुरू हुई और इस तरह एक नई जुबान पैदा हुई। यह था सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया। क्या कहते हैं ये? उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई, सिंधी जुबान से या सिंध से उर्दू बनी। और इसकी मिसाल या दलाइल वो कैसे देते हैं? वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था, सबसे पहले उसी का आना हुआ था हिंदुस्तान की तरफ। सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा था उस वक्त। उसने सिंध के ऊपर कब्जा किया, सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया और वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। 300 साल तक वो हुकूमत करते रहे। अब 300 साल तक जो उसके अरबी सैनिक हैं, जो अरबी बोलने वाले उसके फौजी थे, वो भी मकामी जुबानें बोलने लग गए और जो मकामी जुबान के लोग थे वो अरबी के अल्फाज बोलने लग गए। तो दोनों की खलत मलत हो गई और एक नई जुबान वहां पर पैदा हो गई। उसी जुबान को सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि ये उर्दू ही थी जो यहां पर सिंध में पैदा हुई थी। अब आगे आते हैं। इसके बाद महमूद शिरानी का नजरिया। महमूद शिरानी कहते हैं कि हाँ ठीक है, सिंध में हुई होगी, लेकिन मेरा नजरिया दूसरा है। ये कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई। क्या कहते हैं ये? बोले उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई। और इसके क्या कहते हैं ये? अपनी तसनीफ पंजाब में उर्दू, तसनीफ का नाम याद रखना है बच्चों आपको। सुलेमान नदवी के बाद मोहम्मद शिरानी, सुलेमान नदवी ने दिया सिंधी का नजरिया कि सिंध से उर्दू की पैदाइश हुई। उसके बाद महमूद शिरानी, और महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू की शुरुआत पंजाब से हुई। और वो क्या कहते हैं अपनी किताब पंजाब में उर्दू में, उर्दू की पैदाइश पंजाब से हुई और इसकी दलील में उन्होंने दोनों जुबानों के सर्फ नहू, तज़कीर और तानीस, जमा और वाहिद के तरीके में मुमालसलत का होना बताया। दलील कैसे देते हैं वो कहते हैं कि जो उर्दू के कवायद हैं, सर्फ नहू हैं, कवायद और लफ्जों का इल्म होता है, सर्फ नहू उर्दू का, बोले उर्दू और पंजाबी का एक जैसा है, सेम टू सेम है। इसके बाद तज़कीर और तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस बनाने का तरीका वो भी बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसा पंजाबी के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस बनाए जाते हैं, उसी तरह से उर्दू के अंदर भी मुज़क्कर मुअन्नस बनाने जाने के रिवाज है। जमा और वाहिद भी एक जैसे हैं, उनमें भी कोई बदलाव नहीं है। और इसलिए महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश पंजाब से हुई। अब कहीं कहे कि भाई के कवायद के बिना के हम कैसे मान सकते हैं, कवायद मेल जो खाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें मान लें कि पंजाब के अंदर ही हुई। पंजाब में आई कहां से उर्दू, शुरुआत कहां से हुई पंजाब के अंदर? तो महमूद शिरानी कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों पर हमले करने शुरू किए। अब ये सबूत दे रहे हैं कि पंजाब में उर्दू लफ्ज कहां से आए, अरबी लफ्ज कहां से आए, फारसी और तुर्की कहां से आए। तो कहते हैं कि महमूद गजनवी आया था, महमूद गजनवी आया था मोहम्मद बिन कासिम के बाद। और महमूद गजनवी ने पंजाब के ऊपर हमले किए थे, पंजाब के आसपास के इलाकों में हमले किए थे और वहां पर बहुत कत्ल और गारत की थी। बहुत सारे मुसलमान वहां पर थे, बहुत सारे गैर मुस्लिम वहां पर थे, तो उसने बहुत कत्ल और गारत की थी। मुसलमान वहां पर रह गए थे,
तो उन मुसलमानों से और जो मुकामी जुबानें थी, मुकामी लोगों की बोलियां थी, उनके मिलने जुलने से पंजाब में उर्दू बनी। धीरे धीरे मुसलमान सारे पंजाब में फैल गए। महमूद गजनवी ने पंजाब में मुसलमानों को फैला दिया। इन लोगों की जुबान फारसी और तुर्की थी। इन लोगों और मुकामी लोगों को आपसी मेलजोल से ये जुबान वजूद में आई। महमूद शिरानी लिखते हैं कि उर्दू दिल्ली की कदीम जुबान नहीं, बल्कि वो मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है। ये कहते हैं कि दिल्ली में पैदा नहीं हुई है, ये तो पहले से ही बनी हुई थी। जब मुसलमान दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, चाहे हमला करने के लिए, चाहे वहां पर क़यादत के लिए या मुस्तकिल सुकूनत के लिए वहां पर जाते हैं दिल्ली में, तब उनके साथ ये पंजाब से दिल्ली की तरफ जुबान जाती है, दिल्ली में नहीं। वो कहते हैं कि उर्दू दिल्ली की कदीम जुबान नहीं, बल्कि वो मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है। और चूंकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़ुबान अपने साथ लेकर गए हों। जब पंजाब से जा रहे हैं मुसलमान दिल्ली की तरफ, तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे ना वहां पर मुकामी लोगों के साथ, तो वो अपनी जुबान भी दिल्ली की तरफ ले गए। ये किसका नजरिया है? महमूद शिरानी का नजरिया है। ये सुलेमान नदवी कहते हैं कि सिंध से, और महमूद शिरानी कहते हैं कि पंजाब से। इसके बाद आते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनका नजरिया मुख्तलिफ है। ये कहते हैं कि नहीं, ना तो सिंध से हुई ना पंजाब से हुई। सैयद सुलेमान नदवी की बात भी नहीं मानते, ये महमूद शिरानी की बात भी नहीं मानते। ये अपना एक अलग नजरिया लेकर आते हैं और ये कहते हैं उर्दू की पैदाइश तो ब्रज भाषा से हुई है। जो उर्दू आपको नजर आती है ना, तो वो ब्रज भाषा से उसकी पैदाइश हुई है। क्या कहते हैं? उर्दू जबान की इब्तिदा से मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में क्या है। अब देखिए वो क्या कहते हैं आब हयात में। जैसे उन्होंने कहा है उसी सूरत में यहां पर लिखा हुआ है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जुबान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खास हिंदुस्तानी जुबान है। ये क्या कहते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद? ये कहते हैं कि उर्दू की शुरुआत ब्रज भाषा से हुई है और ब्रज भाषा खालिस हिंदुस्तानी जुबान है। इस नज़रिए को इल्मी हलकों ने उस ज़माने में कबूल किया और ब्रज भाषा को आम तौर पर उर्दू की माँ समझा जाने लगा। जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है, इसको सभी ने कबूल किया। कबूल करने के बाद उन्होंने सब ने माना कि उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से ही हुई है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद सही कहते हैं और ज़्यादातर उस वक्त के इल्मी हलकों ने इस बात को कबूल कर लिया। इस नज़रिए को मोहम्मद हुसैन आज़ाद से पहले मीर अमन, सर सैयद अहमद ख़ां और इमाम बख्श सहबाई भी पेश कर चुके थे। चूंकि ब्रज भाषा दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोली जाती थी और वहाँ उस ज़बान को ख़ास मर्तबा हासिल था, इसलिए आज़ाद ने उर्दू ब्रज के रिश्ते पर जोर दिया है। उन्होंने उर्दू और जो दिल्ली और आसपास के इलाकों के अंदर जो अलवर और मेवात का हिस्सा था, यूपी का जो हिस्सा था, उसमें ब्रज भाषा बोली जाती थी, उस ब्रज भाषा को ही आपने उर्दू की माँ करार दे दिया कि वहीं से उर्दू की शुरुआत हुई है। अब आते हैं डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी का नजरिए के ऊपर। ये कहते हैं कि शौकत सब्ज़वारी ने कहा अपनी तसनीफ दास्तान ज़ुबान उर्दू में इस बात पर जोर दिया है कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी है, जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। दिल्ली में बोली जाती थी, दिल्ली की जुबान आज भी खड़ी बोली जाती है, और दिल्ली के पास यानी मेरठ के आसपास का जो एरिया है वहां पर खड़ी बोली जाती थी। तो शौकत सब्ज़वारी कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली से हुई है, जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती थी। मुख्तलिफ नजरिया सामने आते जा रहे हैं बच्चों। सैयद सुलेमान नदवी सिंध, उसके बाद पंजाब में महमूद शिरानी, उसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं ब्रज भाषा से शुरुआत हुई, और उसके बाद डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी कहते हैं कि उर्दू की शुरुआत खड़ी बोली से हुई है, खड़ी बोली से पैदा हुई है। डॉक्टर सुहेल बुखारी और प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन भी खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं, यानी शुरुआत की जुबान करार देते हैं। इनके नज़दीक उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है। खड़ी बोली दिल्ली और मगरबी यूपी की बोली है। मगरबी यूपी में और दिल्ली के आसपास ही खड़ी बोली बोली जाती थी, और इसी खड़ी बोली के अंदर जब अरबी और फारसी और तुर्की अल्फाज मिल गए तो वो उर्दू की पैदाइश की वजह बने। आगे आते हैं। अगला नजरिया प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का, और ये कहते हैं
प्रोफेसर मसूद हुसैन खान कहते हैं, अपनी तसनीफ मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू में दिल्ली और उसके आसपास बोले जाने वाली बोलियों की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि खड़ी बोली तो मान सकते हैं हम और ब्रज भाषा ही मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ खड़ी बोली और ब्रज भाषा से ही नहीं हुई, इसके आसपास और भी जो बोली बोली जाती हैं दिल्ली के आसपास, उसमें हरियाणी भी है, उसमें मेवाती भी है, उसमें और दिगर जुबानें भी हैं जो मुकामी तौर पर बोली जाती थी, उनको भी इन्होंने शामिल कर लिया। वो कहते हैं कि हरियाणी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मेवाती दिल्ली के गिर्द नवाह में बोली जाती थी। उनके मुताबिक नवाह दिल्ली की बोलियां उर्दू का असल मुंबा और सरचश्मा हैं। नवाह दिल्ली आसपास, इर्द गिर्द, नवा यानी चारों तरफ, पास में, अतराफ का माने होते हैं, और मुंबा यानी चश्मा जहां से फूटता है, पानी निकलता है, तो ये उसकी जाए पैदाइश करार दिया है कि जहां से उर्दू पैदा हुई है ना, तो उसका चश्मा बताया इन्होंने कि दिल्ली और उसके आसपास बोले जाने वाली जुबानों को उसकी पैदाइश की वजह बताई है उर्दू की, कि उर्दू उन्होंने माना कि ब्रज भाषा से हुई है, उन्होंने खड़ी भाषा को ही मान लिया, लेकिन उसके साथ ही कहा कि सिर्फ उन दो जबानों को ही मत लीजिए, आप ब्रज भाषा को और खड़ी बोली को ही मत लीजिए, उसके अलावा और आसपास जो बोली जाती है जुबानें, उनको भी शामिल कीजिए। उसके अंदर उन्होंने बताया कि हरियाणी भी है, मेवाती भी है, इसके अलावा मुकामी बोलियां दिल्ली के आसपास जो बोली जाती थी वो भी हैं। उन सब जुबानों को इन्होंने, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने शामिल कर लिया, अपने नजरिए के अंदर शामिल कर लिया। तो गरज उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुख्तलिफ नज़रियात की पेश नज़र हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में वारिद हुए तो वो अरबी, फारसी, तुर्की ज़ुबान बोलते हुए आए और सिंध में करीब 300 साल तक सुकूनत इख्तियार की, तो वहाँ की ज़ुबान के असरात कबूल किए। फिर पंजाब में महमूद गजनबी की क़यादत में 200 साल क़याम किया तो पंजाबी ज़ुबान के करीब हो गए। जब दिल्ली पाया तख्त बना तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणी और मेवाती ज़ुबानों का असर कबूल किया। ये जो हमने मुहक्किकीन का नज़रिया पढ़ा है, इस नज़रिए के बाद हम इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं, इस नतीजे के ऊपर हम पहुंचे हैं कि उर्दू की जो पैदाइश है वो सिंधी से शुरू होती है, सिंध से शुरू होती है और दिल्ली के आसपास के ऊपर वो मुकम्मल होती है। यानी जहां जहां मुसलमान गए, जब मुसलमान सिंध के अंदर आए तो सिंध की मुकामी ज़ुबान से मिलकर उन मुसलमानों की ज़ुबान, अरबी ज़ुबान, वो वहां पर उर्दू बनने लगी। जब पंजाब में आए तो पंजाब की ज़ुबानों से मिलकर पंजाब की भी तरक्की पाने लगी उर्दू। और जब दिल्ली आ गए तो दिल्ली और उसके आसपास की ज़ुबानें जो बोली जाती थी, जिसमें ब्रज भाषा को भी शामिल कर लिया, जिसके अंदर खड़ी भाषा को भी शामिल कर लिया, और साथ ही हरियाणी और मेवाती भी ले ली, और उसके बाद जो कोई मुकामी बोलियां और बोली जाती हों तो उनको भी शामिल करके कहा कि ये सब ही उर्दू की पैदाइश की वजह हैं, इन्हीं की वजह से उर्दू की पैदाइश हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि एक जिंदा जुबान की हैसियत से उर्दू ने न सिर्फ अरबी और फारसी बल्कि संस्कृत, अंग्रेजी और सैकड़ों मुकामी ज़ुबानों के अल्फाज कबूल किए हैं। इस तरह उर्दू ज़ुबान ने मौजूदा शक्ल इख्तियार की जो अभी नज़र आती है उर्दू। इसमें अगर आप कहोगे कि खालिस फारसी के लफ्ज़ हैं तो आप गलत कहोगे, आप कहोगे कि सिर्फ अरबी के लफ्ज़ हैं तो आप गलत रहोगे, आप कहोगे कि किसी और अरबी ज़ुबान के या अरब से मुतालिक, मुसलमानों से मुतालिक ज़बानों के अल्फाज हैं तो बिल्कुल गलत है। उर्दू के अंदर हर तरह की ज़ुबान का मेल जोल है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो गैर हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान के बाहर की हो, हर ज़ुबान का उर्दू ने असर लिया है। हर ज़ुबान का उर्दू के अंदर तुम्हें छींटे नज़र आ जाएंगे, टुकड़े नज़र आ जाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी और दक्कन की जो ज़ुबानें होती हैं, द्राविड़, तमिल वगैरह, उन तक के असर आपको मिलेंगे, गुजराती के असर आपको मिलेंगे, राजस्थानी ज़ुबानों के असर भी आपको उर्दू के अंदर जा वजह नज़र आने लग जाएंगे। तो उर्दू जिंदा ज़ुबान है, इसलिए दूसरी ज़ुबानों से असर कबूल करते हुए परवान चढ़ रही है। और उर्दू की मकबूलियत की वजह भी यही है कि अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये अपने आप के अंदर सिमट के नहीं रहती, ये अपने आप के दामन को छोटा नहीं करती है, दबाती नहीं है, बल्कि ये अपना वसी दामन रखती है, अपने हाथ फैलाए रखती है और हर ज़ुबान का खुशामद करती है, हर ज़ुबान का इस्तकबाल करती है। तो बच्चों, ये था उर्दू की पैदाइश से मुतालिक नज़रियात और उर्दू की इर्तिका, उर्दू की इब्तिदा से मुतालिक मुख्तसर मालूमात।
आपने पूरी मालूमात हासिल की, आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप उर्दू ज़ुबान पढ़ रहे हो, ऐसी ज़ुबान पढ़ रहे हो कि जो सबसे मिली जुली है, सबसे खूबसूरत ज़ुबानों के अंदर शामिल होती है और अपनी खूबसूरती से सभी लोगों को आप मुतासिर करती हुई चलती चलती है। यहाँ पर सबक मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात करेंगे। तो अलविदा चाहूँगा मैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।